हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों आपके आईसीएसई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, अब फिलहाल यहाँ तक हम लोग ने जो पहले 3 चैप्टर्स किए थे उसमें थोड़ी बहुत ही चीजें हम लोगों ने कुछ नहीं सीखी। ओके, चैप्टर नंबर 1 में कहो, ओके, केटीजी के काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसी समझ लो। ओके, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोगों ने कुछ ज्यादा नया चीजें सीखी नहीं। फिजिकल केमिकल चेंजेस चैप्टर नंबर 2 में देखे हम लोगों ने, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे। चैप्टर नंबर 3 में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, वो भी हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए। पर ये जो चैप्टर होने वाला है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके लिए कुछ नया है। ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद थोड़े बहुत सवाल देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। एंड लेट्स रॉक। तो हमेशा की तरह बच्चा आया है, बच्चा बोल रहा है कि भाई पहले टॉपिक्स देख लो, कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस चैप्टर के पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग ने थॉमसन का उसका जो मॉडल दिया, वो रुदरफोर्ड ने जो उसका मॉडल दिया, ओके, एटम के स्ट्रक्चर का, वो देखेंगे। और लास्टली रुदरफोर्ड के मॉडल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स की, मतलब इस वीडियो की सांगता करेंगे, एंड करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो जैसे कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है हमारे द ग्रेट डाल्टन। ओके, तो इन्होंने 1808 में, ओके, उनकी एक थियरी बताई, ओके, जिसमें उन्होंने कोशिश की बताने की कि भाई ये जो हमें संसार में जो तमाम चीजें दिख रही है वो किस चीज से बनी हुई है, और वो जो चीज है उसकी कुछ खास बातें बताने की कोशिश की। ओके, डाल्टन ने। तो हमारा जो पूरा संसार है किससे बना हुआ है भाई साहब? ओके, जो मैटर है, ओके, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है एटम से। तो उन्होंने भी यही चीज बताई। ओके, तो उनकी थियोरी की ये सारी चीजों को पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, चुट्टू चुट्टू पार्टिकल्स एकदम, ओके, कॉल्ड एटम्स। ओके, और ये जो एटम्स है, उन्होंने कहा कि ये पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे आजू बाजू में हो रही है, ओके, तो इन केमिकल रिएक्शंस में हमारे एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? ओके, कई सारे केमिकल रिएक्शंस में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, बताया। फिर एटम्स की और एक खास क्या बात बताई, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। हम इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। एटम ही सबसे छोटा टुकड़ा है मैटर का, ऐसे डाल्टन ने दावा किया। और क्या बोला? विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और इस एटम को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, ऐसे बोला गया। पर आज के तारीख पर हम एटम्स को बना भी सकते हैं, हम एटम्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके, तो तब की बात है भाई, 2000 मतलब सॉरी 200 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। तब की सोच, तब की टेक्नोलॉजी, तब की डिस्कवरीज और अभी की सोच, अभी की टेक्नोलॉजीज, अभी की डिस्कवरी में बहुत फर्क होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई है, बहुत एडवांसमेंट आ गई है। ओके, तो तब डाल्टन ने बताया था कि ऐसा ऐसा है। पर हम लोग ने अभी हालांकि अभी के दिनों में ये उल्टा ही करके दिखा कि भाई हम एटम को बना भी सकते हैं। इसलिए तो हम लोग नए नए एलिमेंट्स बना रहे हैं खुद। ओके, मैनमेड एलिमेंट्स बना रहे हैं हम लोग। ओके, पहले 94 एलिमेंट्स ही नेचुरली ऑकरिंग है, हम लोग ने पढ़ा है, राइट। उसके अलावा जो 6 और 18 मतलब 24 एलिमेंट्स है, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, मैनमेड है। ओके, तो इंसानों ने उन एलिमेंट्स के एटम्स तैयार किए हैं। करेक्ट, तो एटम को बनाया गया, एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि सपोज ऑक्सीजन ले लो, या फिर गोल्ड ले लो, या फिर आयरन ले लो, तो डाल्टन ने कहा कि भाई इसके जो एटम्स है, उन एलिमेंट्स के एटम्स है, वो एक जैसे है भाई, एक भाई भाई है, एकदम 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 भाई भाई। ओके, चलो। और
आइडेंटिकल है अब किस किस रिस्पेक्ट में, ओके भाई भाई है किस रिस्पेक्ट में, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने पहले ही भाई भाई बोल दिया, इसका मतलब ये था कि वो एकदम सेम टू सेम है। किन टर्म्स में, उनके वजनों में। ओके तो 2 भाई है सपोज समझो, ओके या फिर 10 भाई खड़े हैं लाइन में, सारे के वजन सेम और सारे एक जैसे दिख रहे, खत्म। ऐसे बताया एटम्स के बारे में डाल्टन ने। ओके तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का आइडेंटिकल मास होगा, सेम मास होगा, और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। ओके ये तो 3 पॉस्टुलेट्स थे। इसके अलावा भी अब देखो, सबसे पहले पॉस्टुलेट में हमें याद कैसा रखना है, क्या बताया डाल्टन ने कि भाई मैटर बना हुआ है एटम्स से, जो हर एक केमिकल जो जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपली। ओके दूसरा बताया एटम्स के बारे में डाल्टन ने थोड़ा बहुत एलाबोरेट करने की शुरुआत की। तो पहली एटम के बारे में चीज बताई कि भाई वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे और छोटा पार्टिकल नहीं है, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसे बताया, इनडिविजिबल है। और इसी के साथ उन्होंने बताया हमें कि भाई हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते एटम को, सॉरी। ओके ये डाल्टन ने बताया। दूसरी चीज, तो एटम सबसे पहले, करेक्ट, एटम से बना हुआ है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर एटम इंडिविजिबल है और फिर इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और फिर आगे एटम की दूसरी खास बात कि भाई सारे एलिमेंट्स के एटम्स एक जैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 बातें हो गई अब एटम्स के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग सी बात, तो नेक्स्ट बात तो ये जो है वो रिलेटेड है हमारे प्रीवियस वाले बात से कि एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के जो होंगे, ओके, हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है, ओके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले वाला पॉइंट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। उसमें क्या था कि सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल है मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो भाई जाहिर सी बात है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स मतलब अलग अलग ही होंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके पर ये भी चीज उन्होंने बताई, क्लियर। फिर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स। ओके तो ये तो चीज हमको पहले ही पता है, हम लोग ने पढ़ ली है। कंपाउंड कैसे बनते हैं भाई, ओके कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स, सॉरी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनाइट रेशियो। ओके और वो जो डेफिनाइट रेशियो होता है, बोल रहे हैं हमारे डाल्टन सर, सॉरी बोल रहे हैं हमारे डाल्टन साहब कि भाई ये डेफिनाइट रेशियो जो होगा वो होगा होल नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल बनने के लिए, ओके तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ कौन से रेशियो में भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। और ये जो रेशियो है वो रेशियो है ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट, छोटे छोटे होल नंबर्स, 2:1 छोटे छोटे होल नंबर्स है, ओके टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स। तो ये एटम्स जो है देखो कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स। कॉम्पाउंड मतलब कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल, करेक्ट, करेक्ट। वैसे ही द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कॉम्पाउंड। ओके तो रिलेटिव नंबर, पहली चीज, ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट। देखो वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, इसका मतलब ये होता है, करेक्ट। और काइंड्स ऑफ एटम बोला है वो भी कांस्टेंट होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो यही 2 टाइप के एटम्स होंगे, यही 2 काइंड ऑफ एटम्स होंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गई चीज। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी डाल्टन ने तब बताई थी 1808 में, और इसी को कहते हैं हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो समझ में आई होगी आपको सारे पोस्टुलेट्स, ओके यही इतना ही चीजें समझनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें बताई गई है काफी ज्यादा आउटडेटेड है अब की सिनारियो के केस में, वो अब हमको समझ में आते जाएगा आगे आगे। तो ये जो कहानी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं ना, ये कहानी है हमारे एटम के स्ट्रक्चर को जानने की। तो शुरुआत हमारे डाल्टन साहब ने की थी इस कहानी की। समझ में आ गई शुरुआत कैसे हुई। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या 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 हो रहा है वो देखने की, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब डाल्टन साहब को हम लोग ने टाटा बाय बाय बोल दिया है, आगे देखते हैं कि भाई एटम के अंदर, मतलब एटम सचमुच इंडिविजिबल है क्या, ये समझने की कोशिश करते, या फिर अब मैंने बताया ना कि इंडिविजिबल तो नहीं है एटम, तो मतलब क्या होने शुरू हो गया। तो 1800 के अंत में, 1800 के शुरू में एटम की थ्योरी बताई, एटॉमिक थ्योरी बताई डाल्टन ने। 1800 मतलब 1800s के लास्ट ईयर्स में, जैसे 1895 के बाद, ओके तो हम लोग कहते हैं इन द लेट 19th सेंचुरी इस चीज को। तो उस टाइम पर जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे ना,
इन्होंने शुरू किया एक्सपेरिमेंट करना ऑन द कैथोड रे ट्यूब्स। ओके, तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया, मैं अभी बता देता हूँ एक सिंगल लाइन में। इन्होंने कैथोड रे पार्टिकल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने की शुरुआत की। पर अब ये क्या है कैथोड रे पार्टिकल्स, ये क्या है कैथोड रे ट्यूब्स, इसको पहले समझते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई ये कर क्या रहे थे। तो कैथोड रे ट्यूब ना कुछ ऐसे दिखता है। ओके, एकदम मस्त सील्ड ग्लास ट्यूब होगा, ग्लास का ट्यूब है, दोनों एंड से सील्ड है, एकदम पैक। ओके, अब इस सील्ड ग्लास ट्यूब में से मोस्ट ऑफ द एयर हैज बीन निकाल बाहर कर दिया है, इवैक्यूएटेड। तो बहुत सारा एयर जो है इसके अंदर जो है, एयर जो भी है, मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो निकाल दिया है बाहर। ओके, क्लियर, इस कैथोड रे ट्यूब में से। अब और एक इंटरेस्टिंग सी चीज इस कैथोड रे ट्यूब में होती है, वो है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ओके, अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब समझाता हूं, अब थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको थोड़े समझने में, थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूं मैं। ओके, तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं कह सकता हूं। ओके, तो हम लोग एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर ले रहे हैं। सपोज देखो यहां पर बैटरी जैसे दिख रहा है, तो ये जो इसको ना, इस सिंबल को बैटरी की सिंबल होती है ये। ओके, तो बहुत ज्यादा हाई सोर्स ऑफ मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स लेंगे हम लोग, और उसको ना ये दो जो प्लेट्स दिख रही है आपको, ओके, ये जो दो मेटल प्लेट्स है, इन दो मेटल प्लेट्स से, ओके, वो एक ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की दिखाई है, तो मैं अलग अलग कलर नहीं करता हूँ, यहाँ पर रेड ही रखता हूँ। ओके, तो ये जो दो अलग अलग प्लेट्स है ना, मेटल की प्लेट्स, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, फिलहाल तो इतना ही समझ लो। और इन इलेक्ट्रोड्स के दोनों तरफ हम लोग ऐसा वायर कनेक्ट करके अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसी को कहते हैं हाई वोल्टेज अप्लाइड। ओके, पर अब जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया हम लोग ने, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की हम लोग ने थ्रू द वायर्स और फिर थ्रू दिस ट्यूब, तो होना क्या शुरू होता है, इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देनी शुरू हो गई साइंटिस्ट लोगों को। क्या दिखाई देनी शुरू हो गई, पार्टिकल्स की एक बीम दिखाई दी गई। ओके, तो पार्टिकल्स की बीम मतलब देखो मेरे पास एक क्लिकर है, तो ऐसे में अगर इस क्लिकर को ऐसे में यहाँ पर, ओके, दीवार पर अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं इस बोर्ड पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ना, या फिर देखो मेरे हाथ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो, ओके, तो मुझे ना ये बीम दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको बीम। ओके, तो ये जो बीम है ना, ये ऐसे ही पार्टिकल्स की बीम जो है वो दिखाई देनी शुरू हो गई। ओके, ऐसी बीम ऑफ लाइट, मतलब ऐसी बीम पार्टिकल्स की दिखाई देनी शुरू हो गई। और जो बीम है ना ये पार्टिकल्स की, ये फ्लो हो रही थी फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ओके, तो कैथोड यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, और एनोड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया है वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो बीम है ना पार्टिकल्स की, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती हुई दिखाई दी गई, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ये जो पार्टिकल्स की बीम है वो ओरिजिनेट हो रही थी फ्रॉम कैथोड से निकल रही थी ये पार्टिकल्स। ओके, तो समझना, अब यार समझ लेना, पार्टिकल्स का सोर्स कौन है भाई, कैथोड दिमाग में चिपका के रखना, इंटरेस्टिंग सी चीजें आगे काम में आएगी। ओके, तो इन्हीं को हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कैथोड से निकलते हैं ना पार्टिकल्स, तो इसलिए हम लोग उनको कैथोड रे पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर सिंपली कैथोड रे कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, कैथोड रे पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब आएंगे फ्लैशबैक में, मैंने बताया था जे थॉमसन साहब हमारे कैथोड रे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू कर दिया था। अब स्टडी करने में क्या कर रहे थे वो लोग, वो दो जे थॉमसन सर हमारे साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया। ओके, देखो आप यहाँ देख सकते हो, अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाया। ओके ओके, और यहाँ पर कैथोड से रे निकल गई। अब एनोड जो था ना उसमें उन्होंने एक स्लिट बना दी, एक छोटा सा, एक स्लिट मतलब ऐसे एक विंडो की तरह, मतलब छोटी सी ऐसी खिड़की बना दी, मतलब ऐसे। ओके, स्लाइस कर दिया अंदर कैथोड को, तो कैथोड से अंदर से ऐसे कैथोड के रे बाहर निकलने लग गए। अब इन कैथोड के रे के ऊपर वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन, उनको स्टडी कर रहे थे। ओके, तो स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, क्या है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की मालूम है, थॉमसन साहब ने लिया अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स ले लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, देखो ये एक प्लेट है, इलेक्ट्रिक प्लेट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये नीचे ना एक इलेक्ट्रिक प्लेट है, ओके, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, फिलहाल इनको थोड़ा भूल जाओ, ये एन और एस जो लिखा है ना उस चीज को, इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये नहीं है, तो सिर्फ ये दो प्लेट्स है,
पहला वाला प्लेट ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज है। ये दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो अपोजिटली चार्ज है, ओके, इन्होंने लगा दिए अराउंड द कैथोड रे। ओके, तो देखो कैथोड रे जा रहा है ना, उसके अगल बगल लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके लगा दिए। अब उन्होंने क्या देखा, जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, वही होना शुरू हो गया था। ऐसे ही करते इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दिए, तो कैथोड रे जो था ना, वो नेगेटिव जो चार्ज प्लेट था ना, उससे दूर भागना शुरू किया, देखो दूर भागना शुरू किया। यहाँ से कैथोड रे जा रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट ये है, दिख रहा है ये प्लेट, तो ये प्लेट से दूर जाना शुरू किया और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाना शुरू किया। देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाना शुरू किया, क्योंकि ये उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। ओके, तो कैथोड रे पार्टिकल्स या फिर कैथोड रे वाज डिफ्लेक्टेड मतलब दिशा में परिवर्तन हो गया, उसकी दिशा चेंज हो गई। किस दिशा में गया, अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, देखो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से दूर चला गया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ चला गया। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, दो मैग्नेट्स लिए, दो मैग्नेट्स उन्होंने कैथोड रे के अगल बगल लगा दिए, नॉर्थ पोल वहां पर, साउथ पोल ऐसे करके। उनको उस टाइम पर भी क्या दिखाई दिया, ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी, मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है, ऐसे समझ लो। और इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से कैथोड रे जो था ना, वो उसी तरह से डिफ्लेक्ट हुआ जैसे कि कोई भी चलता फिरता भागता दौड़ता नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो। ओके, तो इससे क्या पता चला कि भाई कैथोड रेज जो है ना, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाने पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज प्लेट से दूर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे। ओके, तो हमको तो ये चीज, थॉमसन को तो लॉजिक पता ही था, सभी को पता था लॉजिक कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसी तरह से अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है कैथोड रे, या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ओके, और देखो लाइक चार्ज वाला प्लेट जो है उससे रिपेल हो रहे हैं, तो देखो दूर जा रहे हैं लाइक चार्ज वाले प्लेट से, नेगेटिव चार्ज प्लेट से दूर जा रहे हैं। ओके, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी वो ऐसा ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करे हो। उसी तरह से डिफ्लेक्शन दिख रहा था जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रे का डिफ्लेक्शन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कैथोड रे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्लियर, इतनी समझ में आ गई बात आपको, ये क्लैरिटी आ गई। तो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जब थॉमसन ओके इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो जो उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे कि भाई कैथोड रे में डिफ्लेक्शन दिख रहा था, इन कैथोड रे के डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि भाई कितना रे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, कितना रे अपनी दिशा बदल रहा है। और उस रिजल्ट्स के आधार पर, ओके, उन रिजल्ट्स के आधार पर थॉमसन ने क्या डिराइव किया, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मास टू चार्ज का रेशियो, ओके, इसको कहेंगे मास टू चार्ज का रेशियो। तो ये मास बाय चार्ज का रेशियो थॉमसन ने फाइंड आउट किया इन एक्सपेरिमेंट्स से। ओके, और ये जो मास टू चार्ज का रेशियो है, बस अब इसका इतना ही मत उपयोग हुआ क्या, नहीं। अब थॉमसन ने क्या किया, थोड़ा और चेंज करने की कोशिश की एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इलेक्ट्रोड्स, हमारा जो कैथोड था जिससे ये पार्टिकल्स ओरिजिनेट हो रहे थे, उसको ही चेंज करते गए। तो कोई अलग वाला मटेरियल लिया कैथोड करके, और फिर बाद में फिर से मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट किया, फिर से कोई अलग वाला मटेरियल लिया, फिर से कोई अलग वाला मटेरियल लिया। ऐसे अलग अलग मटेरियल्स लेने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हम हर एक्सपेरिमेंट के बाद जो मास टू चार्ज रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे, सारा का सारा मास टू चार्ज रेशियो सेम आ रहे थे, सेम वैल्यूज आ रही थी। उसका मतलब क्या हो गया, थॉमसन को पता चला कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो हम लोग जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसके इररिस्पेक्टिव है। ओके, मतलब उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहे, कोई भी मटेरियल लो उस मटेरियल से ये पार्टिकल निकल रहा है। अब तक की क्या सोचे डाल्टन भैया की, कि भाई हमारे डाल्टन भैया ने बोला है, थॉमसन बोल रहे थे कि एटम से बना हुआ है मैटर, पर कोई भी मैटर में ले रहा हो अभी, मतलब कोई भी, मतलब अलग अलग टाइप के मैटर में ले रहा हूं एज अ कैथोड, तो उनमें से कुछ चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है। ओके, अब अलग अलग जो मैटर है जो मैं ले रहा हूं वो तो एटम से बना हुआ है, पर यहां पर एटम से बना हुआ है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, एटम तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। ओके, कुछ नया ही चीज है ये। ओके,
और ये कहाँ से आ रहा है? फिर एटम के अंदर से आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें एटम से बनी हुई है। तो जो मटेरियल में ले रहा हूं उसके एटम के अंदर से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, और ये अलग अलग मटेरियल लेने के बाद भी सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम रह रही है ना। अलग अलग मटेरियल लेके भी मास टू चार्ज रेशियो तो सेम ही रह रहा है, करेक्ट? उसका मास और चार्ज का रेशियो सेम ही रह रहा है। तो इसका मतलब हर एक कोई मतलब जो भी जितने भी मैंने मटेरियल्स लिए उनके एटम्स से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। ओके, सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओके, एटम्स में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको हम लोग ने क्या बोला था? कैथोड रे पार्टिकल्स। फिर उन्होंने ये बताया सारी दुनिया को कि भाई नहीं, एटम्स डिविजिबल है। ओके, एटम्स के अंदर से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, पर दुनिया ने मानना को इनकार किया शुरुआत में, फिर बाद में जाते जाते सब लोग मानना शुरू किए, और फिर हमारे इस प्यारे से नेगेटिवली चार्ज कैथोड रे पार्टिकल जो है हमारा, उसको नामकरण किया गया इलेक्ट्रॉन, और ऐसे हुआ हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ओके, जो हम लोग ने अभी देखी। क्लियर? बात समझ में आ गई कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए? ओके, तो ये काम किया, ये कारनामा किया जे थॉमसन ने। पर जे थॉमसन से पहले भी कई साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व थे, उनके भी एफर्ट्स थे यहां तक पहुंचने में। ओके, हाँ, एंड में, अंत में थॉमसन ही जो थे उन्होंने बताया कि भाई एटम्स डिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर ऐसा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो वही इन शॉर्ट जनक हुए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के। पर फिर भी मैंने बताया कि कई सारे साइंटिस्ट पहले से इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट है वो अकेले थॉमसन ने डेवलप नहीं किया था, सालों से चलते आ रहा था ये एक्सपेरिमेंट। फिर थॉमसन ने जब पार्टिकल्स की स्टडी की तब उनको ये सब रियलाइज हुआ। क्लियर कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई? चलो, अब पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ना शुरू की, इंक्लूडिंग थॉमसन, कि भाई चलो सपोज अब एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पर फिर ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ये अरेंज्ड कैसे है? ओके, तो इसके लिए अब एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल्स आना शुरू हुए। हर एक आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखेंगे साइंटिस्ट जो थे वो डिस्क्राइब करना शुरू किए कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहला मॉडल जो आया, ओके, ये बताने के लिए, वो था थॉमसन का मॉडल। ओके, तो वही हम लोग पहले पढ़ेंगे, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। फिर उसके बाद रदरफोर्ड भैया आ गए, उन्होंने भी एक मॉडल बताया एटम के स्ट्रक्चर का, और उसके बाद फिर नील्स बोर भैया आए, उन्होंने भी बताया कि भाई हम भी एक नया मॉडल लेके आए हैं जो रदरफोर्ड के मॉडल के चीजों को थोड़ा बहुत दुरुस्त कर रहा है। ओके, थॉमसन के मॉडल से बेटर था रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल से बेटर था नील्स बोर का मॉडल। एक एक करके देखेंगे हम लोग, पर अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कट करेंगे यहां तक, थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, नील्स बोर का मॉडल अगले वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम से। चलो, तो थॉमसन का जो मॉडल था ना, थॉमसन भैया ने क्या बताया? ओके, तो उनके मॉडल की खास बातें, उनके पोस्टुलेट्स मॉडल की, ओके, ये थी कि सबसे पहले एटम जो है, ओके, वो है एक्चुअल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ स्फीयर। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है पूरा का पूरा स्फीयर। तो आपको पता है, बॉल ले लो, वही आपका स्फीयर का एग्जाम्पल हो गया, करेक्ट? ऐसे पॉजिटिवली चार्ज, सब जगह पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे हमारे थॉमसन भैया ने बताया। ओके, तो ऐसे एक फुग्गा समझ लो, बॉल समझ लो जो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, ऐसा है हमारा एटम, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ओके, एम्बेडेड है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अंदर इस तरह से है जैसे कि वाटरमेलन हम लोग ने देखा, तो उसमें जो रेड कलर का पार्ट होता है उसको कंपेयर करो आप पॉजिटिव चार्ज से, और उस वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के एम्बेडेड, उसी तरह से थॉमसन ने बताया कि हमारे एटम भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर सीड की तरह, वाटरमेलन के सीड की तरह इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड है। ओके, घुसे हुए हैं अंदर। ओके, पूरे के पूरे स्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहली चीज थॉमसन ने बताई। तो इनके जो मॉडल था ना, ओके, थोड़ा बहुत क्रिसमस के प्लम पुडिंग जैसा था। ओके, जो जिसमें देखो ये जो पूरा केक जो ऐसा है, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हम लोग इसको मान सकते हैं, और उसके अंदर जो मस्त ऐसी किशमिश होंगी वगैरह, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वाटरमेलन की तरह भी हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो रेड कलर का पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट,
उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये थी थॉमसन की प्रपोजल एटम के बारे में। उनके हिसाब से एटम ऐसा था कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए। ओके, और जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जो आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज अभी तक कायम है कि क्या हमारा जो एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। भले उसमें पॉजिटिव चार्ज है, भले उसमें नेगेटिव चार्ज है, पर एटम के ऊपर एज अ होल टोटल कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब ये ऐसा क्यों है? ओके, क्योंकि एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्लैश होंगे, बचेगा जीरो, कुछ भी नहीं। ओके, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, एज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा, ना एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना है हमें। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही ब्रेक थ्रू वाली चीज थॉमसन ने बताई थी जो अभी तक कायम है, अभी तक टिकी हुई है एटम के बारे में। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एकदम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक जैसे ही है एटम में, इसलिए एटम ओके एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, अब इसके अलावा थॉमसन ने एक और चीज बताई कि भाई एटम का जो मास होता है ना वो यूनिफॉर्मली ओके अज्यूम किया था थॉमसन ने कि भाई एटम का मास है, जो भी मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, ओवर द एटम। तो ऐसा नहीं कि एटम के एक जगह पर ज्यादा मास है ओके और दूसरी जगह पर एटम का कोई मास नहीं है। मतलब एटम सपोज अगर पूरा का पूरा स्फीयर है जैसे थॉमसन ने बोला, तो स्फीयर में सभी जगह पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं पर मास इकट्ठा हुआ है एक जगह पर, ये थॉमसन ने अज्यूम किया था। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ओके, पर ये थोड़ा सा मार खा गया आगे। ओके, क्योंकि आगे देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, आगे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो रदरफोर्ड थे उनमें, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए ना वो थॉमसन के मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, तो उसमें ये जो चीज थी ना वो गलत थी। ओके, पहले में मैंने बता दिया कि ये चीज गलत थी। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड ने क्या किया। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला मॉडल समझने की कोशिश करते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड को भी जानना था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, अब चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, थॉमसन ने बताया, ठीक है, पर रदरफोर्ड को जानना था और अच्छे से कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है कैसे अरेंज्ड, और अच्छे से जानना था और अच्छे से। तो इसके चक्कर में हमारे रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इससे जो उनको रिजल्ट्स मिले उससे वो हक्का बक्का रह गए, एकदम चौंक गए। ओके, पर चलो पहले यही बात मैंने बता दी, थोड़ी रंजक बात थी इसलिए, इंटरेस्टिंग बात थी इसलिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने क्या किया, ओके सिंपल सी चीज की, एकदम तेज मूव करने वाले अल्फा पार्टिकल्स को ओके स्ट्राइक करवाया, बम्बार्ड करवाया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ओके, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, एकदम पतली सी गोल्ड फॉइल को। चलो अब आगे देखते हैं, आपको कई सारे सवाल आए होंगे मन में, सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? करेक्ट, तो उसी को समझते हैं। अल्फा पार्टिकल्स मतलब He2+ आयंस होते हैं, सिंपली हीलियम 2+ आयंस। अब आपने पिछले वाले साल में जब हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तब रेडिकल्स पढ़े थे, आयंस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जो हमारा हीलियम जो एलिमेंट है इसके 2+ वाले जो आयंस होते हैं वही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ओके, इनमें क्या होता है वो आप और अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर के एंड पर, क्योंकि तब हम लोग जानेंगे कि भाई एटम के अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है, अच्छे से एकदम थ्रू आउट द एटम पूरा समरी कर लेंगे। ओके, लास्ट में तब आप समझ जाओगे कि He2+ आयंस में है क्या क्या, अभी नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो ऐसे समझ लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही है ये भी, करेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का रे है अल्फा पार्टिकल का रे। ओके, जिसको हम लोग बम्बार्ड करवा रहे हैं ऑन द गोल्ड फॉइल। पर अब गोल्ड फॉइल क्यों सर? चलो गोल्ड फॉइल क्यों, तो गोल्ड फॉइल इसीलिए क्योंकि हमें चाहिए था लेयर एज थिन एज पॉसिबल। ओके, हमें मतलब रदरफोर्ड जी को चाहिए था, तो जो रदरफोर्ड जी ने जो लेयर लिया ना, मतलब जो गोल्ड फॉइल का लेयर था ना वो ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थिक था। तो सोचो मतलब अच्छा खासा थिकनेस बहुत कम कर दिया उन्होंने। ओके ओके, चलो आगे जाते हैं अब। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे रदरफोर्ड जी को हमारे, तो उन्होंने क्या सोचा था कि थॉमसन के मॉडल के हिसाब से, अब उनको क्या था, उनको तो ऐसे लग रहा था ना भाई थॉमसन भैया ने जो मॉडल बनाया वो एकदम अच्छा होगा, सही होगा, परफेक्ट होगा, या फिर उसमें अगर कोई गड़बड़ियां होगी तो समझ भी आ जाएंगी, पर एज पर अभी फिलहाल तो थॉमसन का मॉडल चल रहा है। तो उनके मॉडल के हिसाब से एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो गोल्ड एटम्स के अंदर भी अब गोल्ड फॉइल जो बना हुआ है ओके वो गोल्ड एटम से बना हुआ है,
ऐसे, करेक्ट, गोल्ड के एटम्स, 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 और हर एक गोल्ड के एटम में भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। तो अब अल्फा पार्टिकल्स का जो रे ये पास करने वाले थे ना, उसको उसमें इतने अच्छी खासी ताकत थी, इतनी अच्छी खासी एनर्जी थी कि वो गोल्ड फॉइल के पार चले जाए, परे चले जाए, ओके, उसको पार करके चले जाए, ओके। इतनी ताकत तो थी भाई अल्फा पार्टिकल्स के रेज में, पर क्योंकि अब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ओके, तो रदरफोर्ड ने यही सोचा कि अब ये तो मैंने एक लेयर बना दिया, ओके, इसी लेयर को आप ऐसा समझ लो, ओके, ऐसा लेयर एटम्स का, ओके, ऐसा सीधा लेयर, ये जो है एक लेयर, ओके, इसको आप ऐसे समझ लो, समझ में आया कि 3D में एक वॉल आपको दिख रही है अभी, ये लेयर को मैंने ऐसे 3D में बना दिया, ओके, ऐसे 3 डिमेंशन में। तो ये एक लेयर हुई, पर इसके जैसे और कितनी सारी लेयर्स होंगी, कितने हैं, 1000 एटम्स थिक थे ना, 1000 एटम्स थिकनेस की गोल्ड फॉइल है, तो ऐसे 1000 एटम्स लाइन में है पीछे, ऐसे 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 पीछे, ऐसे पूरे इतने थिक है, 1000 एटम्स थिक। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की रे घुसेंगे अंदर, तो उसको तो मतलब रदरफोर्ड जी को पता था कि भाई, रदरफोर्ड भैया को पता था कि अंदर जाएगी अल्फा रे पार्टिकल्स तो इतनी ताकत है कि भाई बाहर तो निकलेगी, ओके, पर जाते जाते क्योंकि मास अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सब जगह पे, ओके, तो ये थोड़ी टकराएगी भी, करेक्ट। अंदर ये जो गोल्ड के एटम्स है, इनका जो मास है, इनके थ्रू जाते जाते थोड़ा बहुत इधर उधर पक्का होगी, ओके, और थोड़ा बहुत इधर उधर होगी तो थोड़ा बहुत जब बाहर निकलेगी ना तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, ओके, थोड़ा बहुत डिविएट होगी, सपोज ऐसे ये पाथ था ना इसका, तो थोड़ा बहुत डिविएट होगी बाहर निकलते हुए, क्योंकि अंदर मास यूनिफॉर्म है, ओके, तो चीज़ों को टकराएगी, अंदर के एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, तो टकराते टकराते बाहर निकलेगी जब, तब थोड़ा बहुत, ओके, अंदर से टकरा के निकलते निकलते थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। इसके अलावा एटम्स जो है हमारे, थॉमसन भैया ने बताए थे कि भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हमारा ये जो पार्टिकल जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन भी होगा, करेक्ट। तो थोड़ा बहुत रिपल्शन की वजह से भी थोड़ा बहुत डिविएशन आएगा, तो दो फैक्टर्स की वजह से डिविएशन आएगा, रदरफोर्ड ने सोचा था। एक तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पास एकदम स्मूथली नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर हिलते 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 डिफ्लेक्ट होते बाहर निकलेगा, ओके। दूसरी चीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का है हमारा एटम, तो पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगा हमारे पार्टिकल्स को। ये थी हमारे रदरफोर्ड भैया की सोच, ओके। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन, ओके, क्योंकि अब इतने सारे लेयर से जाएगी तो थोड़ा बहुत तो स्लो होगा ही ना उसका स्पीड, ओके, टकराते टकराते जाएगी तो, एंड चेंज द डायरेक्शन, ओके, मैं इरेज कर रहा पूरा इंक, एंड चेंज द डायरेक्शंस ओनली बाय अ स्मॉल एंगल्स एज दे पास थ्रू द फॉइल, ओके। ये था उनका प्रेडिक्शन, ओके, एज पर द थॉमसन के मॉडल पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड बी स्प्रेड evenly over the atom, okay, and the alpha particles had enough energy to pass directly through such uniform mass, पर enough energy होते हुए भी ये जब जाएंगे तब थोड़े बहुत स्लो डाउन होंगे, क्योंकि इतना सारा थिकनेस भी है, ओके, इसीलिए उनको कम से कम थिक चाहिए था, करेक्ट। तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन होंगे ताकि वो स्लो डाउनिंग कमी हो, ओके, डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो, इसलिए कम से कम थिक चाहिए था। पर चलो इतना थिकनेस है तो होगा ही, डिफ्लेक्शन होगा, स्लो डाउन भी होगा, कौन से दो चीजें से डिफ्लेक्शन होगा वो भी मैंने बताया, टकराते टकराते जाएंगे, इसीलिए एटम्स के अंदर मास है तो किसी ना किसी चीज़ से टकराते टकराते जाएंगे, ओके। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो थोड़ा बहुत अपोजिशन होगा, तो स्लो होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते होते बाहर निकलेंगे। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके। पर डिफ्लेक्शन कितना सोचा था, स्मॉल एंगल से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि उनको जिस तरह से उन्होंने सोचा था वैसे कुछ हुआ या नहीं। तो बच्चों, अब जब रिजल्ट्स आ गए, ओके, तो रिजल्ट में उनको क्या दिखाई दिया कि भाई साहब एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, ओके, मतलब क्या ही अलग अलग टाइप का उनको चौंका देने वाला रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, ये ना एकदम सीधे सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा इनमें, ओके, पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अगर आप ये एकदम सीधे सीधे निकल गए तो इसका मतलब किसी चीज से टकराए नहीं गए हैं, पहली चीज, ओके। तो किसी चीज से टकराए गए नहीं है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द,
तो इसका मतलब हमारा जो एटम है, ओके, वो तो उसमें बहुत ज्यादा खाली जगह है। करेक्ट, इसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये गोल्ड के एटम्स की चित्र है, देखो। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे, डायरेक्ट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा एकदम। तो ये जो है देखो खाली जगह है एटम्स में, इसमें से ही पास हो रहे, दिख रही खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, ओके, खाली जगह, यहाँ से खाली जगह, यहाँ से खाली जगह है, ओके। तो मतलब ये हमको समझ में आ गई बात, ओके, कि भाई एटम, ओके, में कई ज्यादा खाली जगह है। पर ये अब हम लोग आगे देखेंगे, मतलब क्या समझ में आया वो, फिलहाल तो हम लोग रिजल्ट्स देख लेते, तो फटाफट देख लेते क्या है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, पहली चीज। दूसरी चीज, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, जैसे कि आपको देख सकते हो, ओके, थोड़े बहुत एंगल से देखो डिफ्लेक्ट किया गया, ठीक है, करेक्ट, स्मॉल एंगल से देखो, ये अल्फा पार्टिकल का रे था, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो गया, ओके, ठीक है, ओके। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ, जैसे कि हम लोग बॉल को हिट करते हैं दीवार पर और बॉल उसी तरह से उसी डायरेक्शन में पीछे आते फिर से, ओके, तो ऐसे ही पागलों की तरह खड़े रहोगे और मुंह के सामने बॉल फेंकोगे तो टक करके मुंह पे ही लगेगी बॉल, करेक्ट, सीधा रिबाउंड होगा, इसको कहते हैं हम लोग, राइट, रिबाउंड हो रहा है। उसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स भी सीधे 20,000 में से, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा सीधा सीधा रिबाउंड हुआ बैक, ओके, विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन गया और फिर से आ गया, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, करेक्ट, क्लियर। अब ये जो रिजल्ट था, इससे हक्का बक्का तो रह गए रदरफोर्ड, पर अब उन्होंने सोचा कि चलो अब ये रिजल्ट आया, इसका मतलब समझना कोशिश की उन्होंने, ओके। तो देखो, अगर आप खड़े हो, आप एक बच्चे हो, तो अगर आप सपोज एक दीवार है आपके सामने भरी हुई, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना उसका, तो आप दीवार के ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, तो पत्थर तो पक्का रिटर्न आएगा आपके पास, सीधा तो जाएगा ही नहीं पास होके, करेक्ट। पर आप अगर एक वायर्ड फेंस है आपके सामने और पत्थर फेंक रहे हो आंख बंद करके, ओके, आंख बंद करके, आपको नहीं पता आप कहां पर पत्थर फेंक रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द जो पत्थर होंगे वो फेंस के उस तरफ जाएंगे, करेक्ट। तो रदरफोर्ड ने भी वही लॉजिक लगाया कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे उस पार जा रहे हैं, इसका मतलब वो फेंस के जो बीच में जो खाली जगह होती है ना, उस जगह से जा रहे हैं, जैसे कि एटम के अंदर भी वो खाली जगह है, उस जगह से जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं वो एटम के खाली जगह से जा रहे हैं, और बहुत सारा पार्टिकल जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारी जगह खाली है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ओके, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ओके, क्लियर। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या समझी, कुछ पार्टिकल्स थोड़े से बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब जैसे उन्होंने पहले सोचा था ना कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन किस वजह से होगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर उधर हिलेंगे, पर वो बात तो अभी है नहीं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब बहुत सारी जगह खाली है, खोखली है, मतलब मास पूरे एटम में एक जैसा नहीं है, कुछ जगह पर कोई भी मास नहीं है एटम का, इसका मतलब ये हो रहा है, इसीलिए कोई भी डिफ्लेक्शन के बिना ये पास हो जा रहे हैं, ओके। जैसे कि दीवार में सभी जगह पे ईंट है तो पास नहीं होगी, पर बीच बीच में फायर्ड फेंस में बीच बीच में कोई भी मास नहीं होगा, सिर्फ वायर्ड फेंस में जो वायर होंगी वहां पर मास होगा, तो इसीलिए जहां पर मास नहीं वहां से एकदम सीधे सीधे निकल जा रहे पार्टिकल्स, उसी तरह से यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अगर सीधे सीधे निकल जा रहे तो वो भी जहां पर मास नहीं वहां से ही निकल जा रहे, और ऐसी तो जगह बहुत सारी है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स निकल जा रहे, करेक्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ओके, क्योंकि पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं स्ट्रेट टू स्ट्रेट फेंस में से, करेक्ट, ओके। तो जैसे ये एटम से भी वैसे ही निकल जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कोई मास नहीं है, और बहुत सारे पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो जगह है वो वायर फेंस में जैसी जगह होती है वैसी ही खाली है, करेक्ट, तो वहां पर मास नहीं है, करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल्स अगर थोड़े से डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं ना, इसका मतलब डिफ्लेक्शन होता है किस वजह से हम लोग ने देखा था, क्योंकि वो टकरा टकरा के जाएंगे अंदर, एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स है तो उनसे टकरा टकरा के जाएंगे, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। पर बहुत सारे पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हम लोग समझ सकते हैं, पर बहुत कम पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब जहां पर एटम की थोड़ी बहुत टकराहट हो रही है, ओके, जहां पर एटम थोड़ा बहुत टकरा रहा है, ओके, वो बहुत ही छोटी जगह है, करेक्ट। तो जहां पर भी एटम टकरा रहा है, मतलब जैसे कि वायर पे टकरा के पत्थर गिर गया तो इसका मतलब मास वहां पर था, तो बहुत छोटी जगह पर मास है वायर्ड फेंस में, उसी तरह एटम में भी छोटी जगह पर मास है, ये उन्होंने समझा। और डिफ्लेक्शन और एक चीज की वजह से होता है, चार्ज की वजह से भी, तो उन्होंने सोचा कि ये जो चार्ज भी है ना वो भी बहुत छोटी जगह पर
accumulated है. Okay, तो very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. बहुत छोटी space पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर रही है, और उसी तरह सेम तरह मास भी बहुत छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, ये चीज और एक हमारे ऑब्जर्वेशन से एकदम क्लियर हुई, जो कि है तीसरा ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या था कि डायरेक्ट रिबाउंड हुआ. करेक्ट, हमारा अल्फा पार्टिकल, जैसे कि दीवार पर हम लोग बॉल फेंकते हैं डायरेक्ट रिबाउंड होता है वैसे ही. पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो डायरेक्ट रिबाउंड हुए वो कितने थे? एकदम कम, 20,000 में एक. तो सोचो इतने कम अल्फा पार्टिकल्स अगर डायरेक्ट रिबाउंड हो रहे हैं, तो पहली बात हमको तो समझ में आ गई बहुत सारी जगह खोखली है. दूसरी बात हमें समझ में आ गई कि थोड़े से ही जगह पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, थोड़ी सी जगह पर मास भी एक्यूमुलेटेड है. और इसी को सपोर्ट कर रहा है हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन, ओके, कि भाई वो जगह बहुत ही छोटी है. कैसे? क्योंकि एक ही पार्टिकल डायरेक्ट रिबाउंड कर रहा है. ओके, तो अगर एक ही 20,000 में से एक पार्टिकल डायरेक्ट रिबाउंड कर रहा है, इसका मतलब बहुत छोटे जगह पर. ओके, एटम्स, ये जो गोल्ड का एटम है इसमें से कई सारे पार्टिकल्स निकल गए, बहुत सारे. पर इनमें से सपोज अगर 20,000 पार्टिकल्स गए, उनमें से सिर्फ एक ही रिबाउंड हुआ है, तो कितनी छोटी सी जगह होगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज भयानक रूप में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, और उसी तरह जो हमारा मास है वो भी ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेटेड है. ओके, क्योंकि सीधा जाके, ओके, डायरेक्टली ऐसे सपोज ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ओके, एकदम सीधा जा रहा है और यहाँ पर टकरा गया एकदम बीच में, तो बीच में टकरा के फिर से पीछे आ रहा है. ओके, तो जा रहा है और फिर से पीछे आ रहा है टकरा के, तो बहुत छोटी जगह पर, ओके, वो पॉजिटिव चार्ज भी एक्यूमुलेटेड है, जिसकी वजह से टकरा के पीछे आ रहा है पार्टिकल, हमारा अल्फा पार्टिकल, और बहुत छोटी जगह में ही मास भी एक्यूमुलेटेड है. ओके, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे थे टकरा के थोड़े से, ओके, पॉजिटिव चार्ज से थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे, थोड़े से टकरा के हो रहे, और उनमें से भी कितनी जगह छोटी, बहुत छोटी. क्यों समझ में आ रही? क्योंकि 20,000 में से एक ही पार्टिकल टकरा के फिर से रिबाउंड हो रहा है, तो बहुत छोटी जगह है. करेक्ट, जिसमें मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों भी एक्यूमुलेटेड है. ओके, here very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all positive charge, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एटम का इकट्ठा है छोटी सी जगह पर. ओके, of that were concentrated in very small volume within the atom. करेक्ट. अब ये जो कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया कि भाई मेरे हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है. कैसा है? चलो देखते हैं. तो ये जो 3 कंक्लूजन थे, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने बोला मेरा मॉडल का नाम है भाई न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, इसको हम लोग सोलर सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं. क्यों? देखो एक चीज बताता हूं मैं. उन्होंने क्या बोला पहले कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. तो एक पॉजिटिव, उन्होंने कहा ना बहुत छोटी जगह पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक्यूमुलेटेड है, तो वो जो पार्ट है जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक्यूमुलेटेड है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. वो जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कहा गया है. तो ऐसा बीच में, ओके, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. करेक्ट, इसको नाम दिया न्यूक्लियस. ठीक है, और बताया कि भाई इसी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में ही एटम का मोस्ट ऑफ द मास है. ओके, तो नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन न्यूक्लियस. पहली चीज, क्योंकि हम लोग ने अभी थर्ड कंक्लूजन यही देखा था ना कि बहुत छोटी जगह पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक्यूमुलेटेड है, बस उसी का नाम उन्होंने बताया कि ये जो है छोटी सी जगह, ओके, वो पॉजिटिवली चार्ज छोटी सी जगह का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दे दिया. बस सबसे पहली चीज, और बोला कि एटम में ऐसा एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अगल बगल में इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. ये दूसरी चीज उन्होंने बताई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ्स. ओके, देखो ऐसे क्लियर. तो ये मैंने ई लिखा है ऐसे. ओके, तो ये एक ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है. अब तीसरी बात, उन्होंने उनके कैलकुलेशंस का आधार पर बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना बहुत छोटू है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द एटम. तो न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा है. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. कितना छोटा हो सकता है? थोड़ा बहुत एनालॉजी बता देता हूं मैं, थोड़ा बहुत एग्जांपल बता देता हूं. सपोज आपके पास क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट का बॉल तो इतू सा ही होता है, राइट, मतलब हाथ में आएगा आपने बस इतना.
तो क्रिकेट का बॉल के साइज का है हमारा न्यूक्लियस, और 5 किलोमीटर का रेडियस बना लो आप, जहां पर आप क्रिकेट का बॉल रख रहे हो बीच में, उसके अगल बगल में, ओके, क्रिकेट का बॉल मैंने यहाँ पर बीच में रखा, उसके अगल बगल में 5 किलोमीटर का रेडियस बना लो, या फिर 5 किलोमीटर का रेडियस देख लो, उतना एरिया जो देख लो, वो है पूरा का पूरा एटम का साइज। और ये जो क्रिकेट का बॉल है वो है बेचारे छुट्टू से न्यूक्लियस का साइज, तो किट्टू सा न्यूक्लियस का साइज है। करेक्ट। तो ये तीसरी इंटरेस्टिंग सी चीज रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, जो कि रिजेंबल करता है सोलर सिस्टम से, क्योंकि जैसे कि हम लोग मानते हैं सन बीच में है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द, वैसे ही न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन्स उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ओके, तो थोड़ा प्लैनेटरी मॉडल टाइप भी इनका मॉडल था रदरफोर्ड का। ओके, तो ये पूरे मॉडल में बहुत ही शानदार चीज ये थी कि रदरफोर्ड ने ढूंढा कि भाई जैसे थॉमसन भैया ने बताया था कि मास सभी जगह पर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम का, ऐसा नहीं है। मास बहुत छोटू सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत छोटू सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा एटम का मास एक छोटू सी जगह पर है। ये उन्होंने बताया, ये बहुत ही बढ़िया चीज थी, ये चीज कायम रही है। तो देखो मैं हर एक मॉडल में एक एक चीज बताते जा रहा हूं जो चीज अभी तक कायम है। ओके, तो वो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी की चीजें बदलते बदलते जाएंगी। क्लियर। पर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि डिस्कवरी कैसे होते होते गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे मॉडिफाई होते गए, वो कहानी हम लोग बस सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज मैंने आपको बताई रदरफोर्ड के मॉडल की, पर एक चीज उनसे गलत हो गई। ओके, जो चीज उन्होंने एग्जैक्टली अच्छे से बताई कि भाई मास तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पर बीच में, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि पॉजिटिव चार्ज भी, करेक्ट, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है बरोबर एकदम। ओके, बहुत छोटी सी जगह में जिसका नाम है न्यूक्लियस, उस सेंटर का। पर वो मार खा गए, मतलब वो उन्होंने गलती की इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में। ओके, उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, पर इससे ना हमारे एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए गए। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके बाद लोगों ने उनके मॉडल को पढ़ने के बाद उन्होंने बताया ना कि भाई एटम में ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अगल बगल। तो लोगों ने फिर उंगलियां उठाना शुरू की कि ऐसा अगर होगा ना तो भाई तुम जो एटम बता रहे हो वो अनस्टेबल बन जाएगा। पर हमारे इर्द गिर्द जो भी एटम्स है जिनसे मैटर बना हुआ है वो तो स्टेबल है, तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटम ही अनस्टेबल होता तो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैटर तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल है तो तुम्हारी जो अरेंजमेंट है उसमें कोई गड़बड़ है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट जो क्या बताई थी उन्होंने, सर्कुलर पाथ में। क्यों अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो गड़बड़ क्यों है? क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो वो एक्सेलरेट होगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। ओके, और क्या होगा? ओके, एक्सेलरेशन होते टाइम पर चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी दे देगा, और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी देगा ना, तब वो जो हमारा न्यूक्लियस है, सपोज इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन करीब आएगा न्यूक्लियस के, फिर करीब आएगा। ओके, फिर करीब आएगा, एनर्जी देगा तब, और डायरेक्टली एक पॉइंट पर न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। और ये होने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत कम अमाउंट ऑफ सेकंड्स। ओके, इसका मैं बता नहीं रहा हूं कितने सेकंड, पर बहुत कम अमाउंट ऑफ सेकंड्स लगेगा। ओके, तो इसका मतलब कुछ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। ओके, अगर रदरफोर्ड की बात मानी जाए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो, और अगर एक बार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, गिर गया, तो एटम अनस्टेबल। ओके, ओके, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी फाइनली एंड इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, फाइनली इट वुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो अब जब ऐसा होगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, पर ऐसा तो नहीं होता। तो रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब उनके मॉडल से या फिर उनके मॉडल के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं है। ओके, पर ये तो गलत है। करेक्ट। ओके, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ध्यान से ट्रू या फॉल्स बोलना, थोड़े बहुत सोचने वाले क्वेश्चन है, थोड़े बहुत। ओके, आपके लिए, क्योंकि ये सारी नई चीजें हैं तो थोड़ा सोचो पहले, फिर बाद में ट्रू या फॉल्स बोल देना। तो जैसे ही स्टेटमेंट देखोगे पॉज करके ट्रू या फॉल्स बोल देना। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या?
बताया था मैंने, थॉमसन ने ये बढ़िया चीज बताई थी जो आज तक कायम है, करेक्ट, होता है, राइट। तो ट्रू, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी चीज, रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेर एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। क्या ऐसा हुआ था? जो भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए थे वो थॉमसन के मॉडल द्वारा एक्सप्लेन किए जा रहे थे, मतलब थॉमसन के मॉडल से अनुरूप थे। ओके, थॉमसन के मॉडल गलत नहीं है ऐसा बता रहे थे? नहीं ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रदरफोर्ड ने लगाई थी किस बेसिस पर? थॉमसन के मॉडल को कंसिडर करके। पर वैसे तो कुछ हुआ नहीं। ओके, थॉमसन के मॉडल के आधार पर एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उनको समझ में आया कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, एटम का मास बहुत छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो वेर एक्सप्लेन लिखा है वो तो गलत है भाई, तो ये मतलब क्या हुआ? फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया। ओके, तो उसका रीजनिंग भी देना होगा तो भी आप दे सकते हो, करेक्ट। फिर साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बड़ा होता है। होता है? होता है? हिंट दिया ना मैंने अभी, नहीं होता भाई। कितने, एक ही तो चीज हम लोगों ने बहुत बढ़िया देखी थी, एकदम हक्का बक्का करने वाली, बॉल के साइज का न्यूक्लियस होगा और 5 किलोमीटर के रेडियस के साइज का एटम का साइज होगा। तो कैसे न्यूक्लियस का साइज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द एटम? क्योंकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ द एटम। कैसे होगा? ओके, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम। ओके, बहुत स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? तो ये थोड़ी आपको ही बताने वाली चीज है। अब भी थोड़े कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ड्रॉबैक क्या था भाई। एटम रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग मानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर है तो एटम्स स्टेबल नहीं है फिर। ओके, ये था ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर? और यही जो पॉइंट है वही बोहर साहब ने उठाया और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वाले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बोहर के मॉडल से शुरू करेंगे। उसमें बोहर ने बताया कि भाई रदरफोर्ड ने क्या गड़बड़ की थी, और रदरफोर्ड का मॉडल का जो एटम था, मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था वो स्टेबल नहीं है, ये हुआ था प्रूफ। पर बोहर ने ऐसा कुछ बताया कि जिसकी वजह से वही मॉडल अब स्टेबल हो गया था। ओके, तो जानने के लिए अगला वाला वीडियो आप जरूर देखोगे, करेक्ट। इसी के साथ बच्चों हम लोग आए हैं इस वीडियो के अंत पर। आगे के कॉन्सेप्ट्स, नील्स बोर का मॉडल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह वगैरह, आगे जो चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के सॉरी वीडियो में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी, आपको ये स्टोरी काफ़ी आसान लगी होगी। कई बच्चों को ये जो स्टोरी होती है ना काफ़ी दर्दनाक लगती है। ओके, तो स्टोरी समझनी है हमें, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज जो मैंने बताए आपको हर एक मॉडल के साथ, जो आज तक कायम है, वो हमें याद रखने हैं। ओके, क्योंकि वही काम आएंगे आगे आगे। जो चीज़ें गलत हो रही थी वो बदलते बदलते चली जाएंगी आगे आगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। ओके, पर ये चीज़ मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगा। कोई फीडबैक होगा, कोई इंप्रूवमेंट होगी जो मैं आपकी इच्छा हो कि मैं करूँ, तो वो भी बिल्कुल बताइएगा। इसके साथ आपको ये भी बता दूँ मैं कि हमारे वेबसाइट पर learnohub.com पर आप जाकर इसी चैप्टर के, ओके, चैप्टर पढ़ने के बाद आप टेक्स्ट बुक के साथ, टेक्स्ट बुक भी पढ़ने के बाद आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक के अलावा, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आप ऑनलाइन टेस्ट्स भी दे सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।